बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड का 8वां अध्याय विविधा, जो कि रीतिकालीन कवि सेनापति जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले पद्यांश की व्याख्या को, जो कि इस प्रकार है। पहले इस पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं, तत्पश्चात इसके प्रसंग को जानेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। वृष को तरनी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। त्वचती धरनी जग जरत झरनी सिरी, छाह को पकड़ी पंथी पंक्षी विरमत है। सेनापति नैक दोपहरी के ढरत होत, धमका विषम ज्यों न पात खरकत है। मेरे जान पौनो सिरी ठौर को, पकड़ी कोनो घड़ी एक बैठी कहूँ, घामे वितवत है। इसका कठिन शब्द देखते हैं। वृष मतलब वृष राशि के बारे में कहा गया है। को तरनी, तरनी मतलब सूर्य। तेज सहसो किरण करे, सहसो मतलब हजार, किरण यानी किरण। ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। ज्वालन के जाल यानी अग्नि का समूह। विकराल बरसत, बरसत मतलब बरस रहा है। तचती धरनी, तचती यानी तप्त हो रही है, यानी जल रही है। जग संसार, जरत झरनी सिरी, झरनी मतलब ज्वाला। सिरी अर्थात ठंडी। छाह को पकड़ी पंथी पंक्षी विरमत है। पंथी मतलब राहगीर, पंक्षी मतलब पक्षी। विरमत है यानी विश्राम करते हैं। सेनापति नैक दोपहरी के ढरत होत, धमका विषम ज्यों न पात खरकत है। पात अर्थात पत्ते। मेरे जान पौनो सिरी ठौर, सिरी अर्थात ठंडी। ठौर मतलब वह स्थान जहाँ रुककर हम विश्राम या आश्रय लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं आराम करने के लिए। कौ पकड़ी कोनो घड़ी एक बैठी कहूँ, घामे वितवत है। पहला जो पद्यांश है उसकी व्याख्या को अब देखेंगे। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम का बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ग्रीष्म की प्रचंडता के बारे में कहता है कि वृष को तरनी तेज सहसो किरण करी। वृष राशि का सूर्य अपनी सहस्त्रों, सहस्त्रों मतलब हजार किरणों से ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। इस पृथ्वी पर अग्नि का समूह बरसा रहा है। वृष राशि का जो सूर्य है अपनी हजार किरणों से इस पृथ्वी पर अग्नि का समूह बरसा रहा है। तचती यानी तप्त हो रही है। जब वह अग्नि का समूह बरसा रहा है जिससे पृथ्वी तप्त हो रही है। जग जरत झरनी सिरी, और सारा संसार उसकी लपटों में झुलस रहा है। सिरी ऐसी विषम झुलसा देने वाली परिस्थितियों में सिरी छाह को पकड़ी पंथी पक्षी विरमत है। सिरी मतलब ठंडी, यानी ठंडी छाया का आश्रय पाकर, छाया का आश्रय
पाकर या आश्रय लेकर राह चलने वाले पथिक और पक्षी विश्राम कर रहे हैं। कवि कहता है कि वृष राशि का सूर्य अपनी 1000 किरणों से इस पृथ्वी पर अग्नि का समूह बरसा रहा है, जिससे पचती धरनी जो पृथ्वी है वो तप्त हो रही है और सारा संसार उसकी लपटों में झुलस रहा है। ऐसी विषम झुलसा देने वाली परिस्थितियों में ठंडी छाया का आश्रय लेकर राह चलने वाले पथिक और पक्षी विश्राम कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि सेनापति नैक दोपहरी के ढरत हो। थोड़ी दोपहरी ढलते ढलते भयंकर गर्मी के कारण घुटन से उत्पन्न हो रही है। धमका विषम जो न पात हरकत है। ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि पेड़ के पत्तों तक का खड़कना भी सुनाई नहीं पड़ता है। कवि कहता है कि थोड़ी, यानी जो सेनापति हैं, ये कवि का नाम है, वो कहते हैं कि थोड़ी दोपहरी ढरत मतलब कि ढलते ढलते भयंकर गर्मी के कारण इतनी घुटन उत्पन्न हो जाती है कि धमका विषम जो न पात खरकत है। ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि पेड़ के पत्तों तक का खड़कना भी सुनाई नहीं देता है। मेरे जान पौनो सीरी ठौर को पकड़ी कौनो, घरी एक बैठी कहूँ घाम में वितवत है। कवि कहता है कि मेरी समझ में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचंड गर्मी के कारण हवा भी किसी ठंडे स्थान पर आश्रय लेकर घड़ी एकाध घड़ी के लिए बैठी कहूँ घामे वितवत है। एकाध घड़ी के लिए रुक जाती है ताकि कुछ समय बाद जब गर्मी शांत हो जाए तब वह निकले। एक बार पुनः इसका बस अर्थ देखेंगे। थोड़ी दोपहरी ढलते ढलते भयंकर गर्मी के कारण घुटन उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि पेड़ के पत्तों तक का खड़कना भी सुनाई नहीं देता है। कवि कहता है कि मेरे जान, यानी मेरी समझ में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचंड गर्मी के कारण सीरी ठौर से मतलब ठंडे, ठीक है, प्रचंड गर्मी के कारण हवा भी किसी ठंडे स्थान पर आश्रय लेकर घड़ी एकाध घड़ी के लिए रुक जाती है, घामे वितवत है, ताकि कुछ समय बाद जब गर्मी शांत हो जाए तब वह निकले। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। शिशिर में शशि को स्वरूप पावी सविताऊ, घामहूं मैं चांदनी की दुति दमकती है। सेनापति होत शीतलता है सहसगुनी, रजनी की छाई बासर में झमकती है। चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को, शशि संक पंकजिनी फूली न सकती है। कठिन शब्द देखिए, पहले आप समझेंगे कि इसमें शिशिर यानी शिशिर ऋतु का वर्णन, यानी शिशिर ऋतु की शीतलता का वर्णन किया गया। इसमें पहले पद्यांश में ग्रीष्म ऋतु का सजीव चित्रण कवि ने किया था। इसमें शिशिर ऋतु की शीतलता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शिशिर मतलब शिशिर ऋतु में शशि, शशि मतलब चंद्रमा, को स्वरूप का स्वरूप, पावी सविताऊ, सविताऊ अर्थात सूर्य के लिए कहा गया है। घामहूं में चांदनी की दुति दमकती है। सेनापति हो शीतलता है सहस गुनी, सहस गुनी मतलब सहस्त्र गुनी। रजनी मतलब रात्रि की छाई बासर में झमकती है। छाई मतलब परछाई या प्रतिबिंब, बासर मतलब दिन में, झमकती मतलब दिखाई देती है या दिखाई पड़ता है। चाहत चकोर, चकोर यानी चकवाक जो पक्षी होते हैं उसके बारे में कहा गया है। सूर और दृग छोर करी, सूर
यानी कि सूर्य, और दृग, दृग मतलब दृष्टि, छोड़ करी, हटा लेता है। चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। चंद के भरम हो तो मोद है कमोदनी को, ससी संक पंकजिनी फूली न सकती है। फूली न सकती है मतलब विकसित नहीं हो पाती है। प्रस्तुत पद में जैसे कि मैंने बताया आपको कि शिशिर ऋतु का वर्णन है, कि उसकी शीतलता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ। शिशिर ऋतु में सूर्य का स्वरूप चंद्रमा के समान हो जाता है। जो सूर्य का स्वरूप है वो चंद्रमा के समान हो जाता है। घामहू में चांदनी की दूती दमकती है और उसकी धूप में भी चंद्रमा के प्रकाश जैसा आनंद होता है। सेनापति हो शीतलता है सहज गुनी। कवि कहता है कि शीतलता इतनी अधिक बढ़ जाती है, यानी कि शीतलता जो है इतनी अधिक बढ़ जाती है, यानी इतनी सहस्त्र गुनी बढ़ जाती है कि रजनी की छाई, दिन में भी, रजनी मतलब रात की, प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। झमकती मतलब दिखाई पड़ती है। कवि कहता है कि शिशिर ऋतु में सूर्य का स्वरूप चंद्रमा के समान हो जाता है और उसकी धूप में भी चंद्रमा के प्रकाश जैसा आनंद प्राप्त होता है। शीतलता इतनी अधिक यानी कि सहस्त्र गुना बढ़ जाती है कि दिन में भी रात्रि का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चाहत चकोर सूर और दिग छोर करी। सूर्य के स्वरूप को देखकर चक्रवाक दंपति को भ्रम हो जाता है, जिससे चकोर सूर्य की ओर से दृष्टि हटा लेता है। छोड़ करी मतलब कि हटा देता है, छोड़ देता है, देखना बंद कर देता है। चकवा की छाती तजी धीर धसकती है और चकवा की छाती धड़कने लगती है। चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को। धड़कने इसलिए लगती है क्योंकि रात्रि समझकर उसे वियोग का भय होने लगता है कि अब रात्रि होगा और हम क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो चकवा पक्षी है उन्हें श्राप है कि वो रात्रि में अलग अलग रहेंगे, चकवा और चकवी। तो इसलिए कवि कहता है कि चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी। सूर्य के इस स्वरूप को देखकर जो चक्रवाक दंपति है उनको भ्रम हो जाता है, जिससे चकोर सूर्य की ओर से दृष्टि हटा लेता है और चकवा की छाती धड़कने लगती है, क्योंकि रात्रि समझकर उसे वियोग का भय होने लगता है। अब रात्रि हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को। इसी प्रकार सूर्य में चंद्रमा का भ्रम हो जाने पर कुमुदनी को प्रसन्नता हो जाती है। शशि संक पंकजिनी फूली न सकती है, लेकिन कमिलनी विकसित नहीं हो पाती है। इसी प्रकार कवि कहता है कि सूर्य में चंद्रमा का भ्रम हो जाने पर कुमुदनी को भी प्रसन्नता होने लगती है। जब वो देखता है कि जगह काफी शीतल किरणें हैं, तो सूर्य की किरणों को ही जो कुमुदनी है वह क्या मान लेती है कि ये चंद्रमा है। उसे यह भ्रम होता है और उसी से वो क्या होती है, काफी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। शशि संक पंकजिनी फूली न सकती है, लेकिन कमिलनी विकसित नहीं हो पाती है। कमिलनी जो फूल है वह रात्रि में ही विकसित होती है, परंतु चूंकि सूर्य है, अभी दिन है, इसलिए भले उसे यह भ्रम हुआ हो कि सूर्य जो है वही चंद्रमा है, परंतु वो चंद्रमा तो है नहीं, इसलिए कमिलनी विकसित नहीं हो पाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे जुड़ेंगे हम आगे की शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक